दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं शिक्षाविद डॉक्टर दिव्या तंवर जी। हम उनसे बात करेंगे कोविड के दौरान जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, उसका प्रभाव अभी कितने साल चलेगा और ये करियर के रूप में क्या इफेक्ट डालेगा, खास तौर पे ऐसे समय में जबकि बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे एक जैसी फील्ड दी जा रही है दोनों ही बच्चों को, जो कमज़ोर थे या जो पढ़ने में तेज़ थे। इनका क्या उनके फ्यूचर पे असर पड़ेगा, साथ ही साथ सामाजिक रूप से जो कोविड के दौरान बच्चे देख रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर दिव्या जी संस्कृत यूनिवर्सिटी की निदेशक हैं, साथ ही साथ वो दिव्य फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं और इंडो अमेरिकन बिजनेस चैम्बर की उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी जो कोविड का पीरियड चल रहा है उस पर शिक्षा के मुद्दे को लेकर आप काफ़ी मुखर रही हैं, तमाम मंचों पर पूरी बात को रखा है। इसलिए मुझे लगा कि आज हम लोग भी डॉक्टर साहब के साथ बात करें और समझें कि ये जो सिचुएशन है कोविड की, इसका छात्रों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, करियर पे क्या असर पड़ेगा और उनकी सोच पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर दिव्या तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। पहला तो मैंने जो 2-3 लाइन में आपके बारे में बताया वो पर्याप्त नहीं है, सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और ये मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अभी हमें कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए क्योंकि हम बहुत नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं अभी राइट नाउ ना, तो हम कुछ ऐसी बातें करें जो कुछ पॉजिटिव सोच की तरह ले जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन और शिक्षा हमें एक ऐसी सोच देती है कि अब हमें नई जनरेशन को क्या पढ़ाना चाहिए और क्या सिखाना चाहिए सो दैट हमारी आगे वाली पीढ़ी उसमें इस तरीके से योगदान दे सके जो हमने देखा वो हमारी आगे वाली पीढ़ी ना देखे। तो डॉक्टर साहब पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हम लोगों को। जी सर, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। मेरी पीएचडी साइबर सिक्योरिटी पे और मुझे लगता है कि ये वाला जो सब्जेक्ट है नीड ऑफ द आवर है क्योंकि हम सबको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। मैं इसके बारे में विस्तृत तौर से बात करूंगी अभी विस्तार से। और मेरी एजुकेशन सारी की सारी दिल्ली में हुई है। मैं एमसीडी स्कूल में पढ़ी हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। और मेरे मम्मी पापा जो भी थे, मम्मी पापा वो दोनों के दोनों एजुकेशन में थे, प्रिंसिपल थे, टीचिंग में थे। तो मेरी जो अपब्रिंगिंग है बहुत स्ट्रिक्ट हुई है और बहुत बेसिक वैल्यूज के साथ हुई है। तभी उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर आप सक्षम हो तो ये आपका धर्म है कि आप सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट करिए। इसीलिए मैंने दिव्य फाउंडेशन स्टार्ट किया जो औरतों के ऊपर काम करता है, उनके सशक्तिकरण में, एम्पावरमेंट पे काम करता है और उनको सक्षम बनाने में काम करता है। तो ये 2-3 चीजें जो मेरे बारे में मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए। तो यही है कि यही मेरा बैकग्राउंड है और मैं आगे भी चाहूंगी कि लोग मुझे इस तरीके से जाने कि मैंने समाज में कहीं ना कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूट किया। नहीं बिल्कुल, और हम साइबर जो सिक्योरिटी है सिस्टम उस पर आपसे अलग से एक दिन बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल था कि जो शिक्षा का है सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा इस दौर में प्रभावित हुई है। क्या प्रभाव पड़ेगा भविष्य में जब ये 3-4 साल का जो पीरियड है ये इतना हौच पौच हो गया है शिक्षा को लेके, और ये टॉप टू बॉटम है, मतलब बेसिक एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक है। जी सर, मुझे एक चीज लगता है कि जैसे हम टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे आते हैं पर ड्यू टू दिस पैंडेमिक हमें अचानक से सारी चीजें करनी पड़ गई। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मोड हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वेबिनार के थ्रू एक दूसरे का इंटरव्यू लेंगे, बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी कन्वीनियंस भी दी है, बट एक चीज और भी है कि ये बच्चों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। जैसे 3 भागों में इसको मैं बताना चाहूंगी कि जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर मैं बात करूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो स्कूल में जाएं क्योंकि वहां पे बच्चा बेसिक स्किल सीखता है। बेसिक स्किल में क्या कहते हैं कि वो कम्युनिकेशन सीखता है, एक दूसरे से बात करना सीखता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग जिसमें हम कहते हैं छोटी छोटी पजल बना के बच्चा बड़ा होता है। तो वहां पर वो चीज उनकी खत्म हो चुकी है, घर पे हैं बच्चे। दूसरे अगर बच्चों की बात करें, जैसे अगर बोर्ड के बच्चे की बात करें 10th 12th के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा लॉस है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस चीज को एकदम से उनके लाइफ का जीरो पीरियड है। ये जीरो पीरियड इसलिए क्योंकि उनको अभी ये नहीं पता कि उनका एग्जाम कब होगा। कभी होता है कि एग्जाम हो रहा है, कभी होता है कि एग्जाम नहीं हो रहा। एग्जाम के बाद भी वो क्या करेंगे,
और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किस तरीके की जॉब ढूंढेंगे, उनका स्किल सेट क्या होगा। तो तीनों तरीके से मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा रीडिफाइन करने की जरूरत है। और ये जो चीज हमारे साथ अचानक हुई है, इसके साथ अब यही है कि हम एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करें इसके पैंडेमिक के थ्रू, क्योंकि एक बार जो टेक्नोलॉजी आती है वो रिवर्स नहीं होती। अब हमने सबने सीख लिया है कि इस तरीके से भी पढ़ाई हो सकती है। हम सब जान चुके हैं कि टीचर के बगैर भी पढ़ाई हो सकती है। टीचर एक माध्यम है हमारे लिए, और इतनी सारी चीजों में जैसे होता है ना कि अपॉर्चुनिटी कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा लेवल पे हुआ है। तो ये जो कमर्शलाइजेशन हुआ है, इसको हम कैसे रिवर्स करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीजें अभी हम लोगों को सोचने की जरूरत है। हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम डिजिटल लर्निंग को इंडोर्स कर सके। हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जो इतने स्किल्ड हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सके। या हमारे पास इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरिया में है, उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम सबको तो स्मार्टफोन नहीं दे सकते। हमारे पास अगर इकोनॉमिक डाउनफॉल जो हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो जहाँ पे बच्चा एक पेरेंट्स होगा वो रोटी कपड़ा मकान के लिए सोचेगा, वो बच्चे को स्मार्टफोन दिलाएगा। तो ये बहुत सारी क्वेश्चंस है जो मेरे दिमाग में आते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज को ओवरकम कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सही आपके सवाल हैं कि भाई हर एक समान फील्ड हम हर बच्चे को नहीं दे पा रहे हैं। किसी के पास इंटरनेट है, किसी के पास स्मार्टफोन है, वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो क्या डॉक्टर साहब आपको लगता है कि सरकार को एक अलग से कोई पॉलिसी इन 3-4 सालों के लिए बनानी चाहिए? जैसे अभी लास्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसका इन्होंने एक स्ट्रक्चर तो दिया था। मुझे नहीं पता कि अभी इन लोगों ने उसको अप्लाई किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमारे रूरल एरिया में है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है। क्योंकि वहां पर हम किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से वाईफाई प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से, जैसे इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे स्वयं है, या इनके आईसीटी वाले जो प्रोग्राम्स है जो ये फ्री भी करा रहे हैं, पर वो शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, कॉस्मोपॉलिटन की दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, ये सारी की सारी जगह पे हो सकते हैं, पर अगर मैं गांव देहात की बात करूं या आउटस्कर्ट की बात करूं, ये किस तरीके से पहुंचेगा। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ज्यादा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम ये होगा कि वो एक ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करे, छोटी छोटी चीजों को बढ़ावा दे। जैसे होता है ना कि जैसे ग्राम पंचायत के अंदर एक छोटे से ये मॉड्यूल बना के करे, उनको समझाए, सिखाए, और इस तरीके के टीचर्स रखे जो वहां पे जाके काम कर सके। तो स्किलिंग हर एक छोटे से लेकर बड़े लेवल पे बहुत जरूरत है। मतलब आपका ये सोचना है कि ये जो कोविड पीरियड है इसको मॉडल मान के और सरकार को आगे कुछ काम करने चाहिए। मुझे ये लगता है कि अभी हम लोग एक पॉज में हैं, तो उस पॉज को हम अच्छी तरह, या तो हम नेगेटिविटी सोच के रोज एक चीज लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, या हम गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं कि आप इस चीज को इस तरीके से भी तो यूज कर सकते हैं। आप इस चीज को ये सोचिए कि जीरो पीरियड ना होते हुए भी वो पीरियड है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करिए। जो रोट लर्निंग हम आज तक कर पाए, आपने भी करी है, मैंने भी करी है, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम सबको पता है, पर आज तक ये यूज कहाँ पे हुआ है मुझे नहीं पता। शायद आपको बताओ या किसी और को जो भी सुन रहे हो उनको बताओ, पर मुझे नहीं पता ये कहाँ पे यूज हुआ है। हम सबको पता है कि ये फॉर्मूला इस तरीके से, अगर हमने फॉर्मूला गलत बोल दिया तो 10 लोग हमारी तरफ देखेंगे, बट ये नहीं पता कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज होना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है कि हम जो एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके की एजुकेशन है। अब स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होने चाहिए जो उनको दो तरीके से इंडिपेंडेंट करे। पहली चीज, उनको क्रिटिकल थिंकिंग दिखाए कि आप इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, जहाँ पे उनका माइंड स्टिमुलेट हो। एक नया कोर्स है जो मुझे लगता है बाहर भी हो रहा है, इंडिया में भी कोशिश कर रहे हैं लोग, जहाँ पे बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हो, जहाँ पे माइंड स्टिमुलेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जाए। कि एक सिचुएशन है जो आपके पास है कि आप रोड किस तरीके से पार करेंगे, एक सिचुएशन है मेरे पास है, तो आपका करने का तरीका अलग होगा, मेरे करने का तरीका अलग होगा। इस तरीके से हम चीजों का समाधान करें। तो ये जो चीजें हैं कि हम बेसिक ट्रेडिशनल टीचिंग से उस तरीके की टीचिंग करवाएं बच्चों को जो उनको आगे काम करने में आसानी करे और उनको जॉब के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक डाउनफॉल का ये होगा कि बच्चों के पास जॉब नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा।
तो ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को इस तरीके से सोचा जाए कि अभी हम कौन से ऐसे कोर्सेज कराएं बच्चों के लिए जो उनको आत्मनिर्भर बनाए। जैसे मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर इंडिया, तो मुझे लगता है स्लोगन से ज्यादा हमें आगे सोचना चाहिए। स्लोगन बहुत अच्छा है ये वाला, बट ये भी सोचना चाहिए कि हम इस तरीके को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई करें। स्लोगन को हकीकत में कन्वर्ट करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें जो हकीकत में कन्वर्ट करने की हमें जरूरत है। तो कैरियर के लिहाज से और क्या चुनौतियां देख रही हैं बच्चों के सामने आप, जो खासतौर पे वो बच्चे जो ग्रेजुएट करके और या अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अब जॉब की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, जो हमें जो टीचिंग कराई जाती है, जैसे इंजीनियरिंग है, अब किस तरीके की जॉब, क्योंकि मैन पावर की मिनिमम है, जहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट हो वो वाली जॉब तो है ही नहीं। मतलब जब तक ये पेंडेमिक है, मुझे लगता है 1-2 साल तक ये चीजें नॉर्मल होगी, तब तक 2 साल तक हम लोग क्या करेंगे। और हॉस्पिटैलिटी की बात करें, जहाँ पे लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो अब ऐसी चीजें आने लगे जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मिनिमम हो और मशीन ज्यादा काम करे। तो इस तरीके की चीजें हमें ज्यादा करनी चाहिए। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट के लिए काम करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भगवान भी हमें कहीं ना कहीं से एक इंडिकेशन दे रहा है, सब जगह से कुछ ना कुछ हो रहा है कि हम अपने इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज का कोई भी कोर्स नहीं है, बहुत सारे कम कोर्स मतलब कोर्सेज हैं, पर इस तरीके से इंडोर्स नहीं किया जाता जिस तरीके से अब नॉर्मल दूसरे कोर्सेज को कराया जाता है। और तीसरी चीज, अगर डिजिटल लर्निंग की बात करें तो अभी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमारा सबका पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक नॉर्मल इंसान को भी ये पता होना चाहिए कि जब वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उसको किस लिंक पे क्लिक करना है, किन लोगों से बात करनी है, किन से नहीं, और किन कैसी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये 3 सेक्टर हैं, एक इन्वायरमेंट हो गया आपका, एक आप एज ए ह्यूमन बीइंग हो गया, और तीसरी आपकी सिक्योरिटी। इन तीनों चीजों पे हमें काम करने की बहुत जरूरत है। जब रोजगार घटेगा तो बट नेचुरल है कि थोड़े अपराध बढ़ेंगे और साइबर क्राइम कुछ ज्यादा बढ़ेगा। और ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा पीक साइबर क्राइम की हुई है, क्योंकि लोगों ने ये तो बोल दिया हमारी गवर्नमेंट ने कि कैशलेस इकोनॉमी पे हम जाएंगे, पर ये नहीं बताया कि कैशलेस इकोनॉमी के आप किस तरीके से उसके नुकसान और फायदे हैं। फायदे बहुत सारे हैं, और पर उससे ज्यादा नुकसान मुझे लगता है। जामतारा उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी सर जामतारा, तो उसमें पता है कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, और ये कुटीर उद्योग बन चुका है। क्योंकि जॉब तो है नहीं, लोग अपना पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, लोग अपराध ही करेंगे। एक दूसरा भी ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से इस पूरे पोर्शन को लेना चाहिए जो कोविड का है, जहां बच्चों की अपनी समस्याएं हैं, पेरेंट्स कैसे इसको टैकल करें? तो मुझे ना एक जो क्वेश्चन था ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसके बारे में विस्तार से बात करना चाहूंगी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले पेरेंट्स को पढ़ाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को ये बताना जरूरी है कि आपने मोबाइल फोन अपने बच्चों के हाथ में दिया है, तो आप उसके हाथ में क्या क्या चीजें दे रहे हैं। साथ में एक बच्चा जो पूरे 2 साल कंप्लीट, आई थिंक 1.5 से 2 साल हो ही जाएंगे इसको, 2 साल तो हो गया। हाँ, 2 साल हो गया सर। तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी पूरी इंटायर लाइफ आपके आसपास घूम रही है, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत जरूरी है। आप उसको, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है, वो आपको लड़ते हुए देख रहा है, या डोमेस्टिक वायलेंस आपके घर में हो रहा है, या आप नेगेटिविटी है, क्योंकि हमारे घर में सब में नेगेटिविटी है। कोरोना का पेशेंट कहीं ना कहीं घर में कहीं ना कहीं है, रोज हम डेथ देख रहे हैं। तो वो बच्चों की से आप डिस्कस ना कीजिए, कुछ ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप घर के अंदर रखिए जो उनको एक पॉजिटिव सोच की तरफ लेके जाए। साथ में ये बहुत जरूरी है कि आप जब अपना बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि आपका बच्चा कौन सी साइट्स पे जा रहा है, वो क्या देख रहा है, और वो किस तरीके के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि आजकल जैसे अगर टिकटॉक की बात करें, रील्स की बात करें, या फेसबुक की बात करें, हम सब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी फोटोज पर लाइक आए। तो किस तरीके के बच्चा फोटो पोस्ट कर रहा है, उन फोटोज पे कौन से लोग कमेंट कर रहे हैं, और कौन से चीजों पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो आप जब भी बहुत कोशिश करिए कि आप मिनिमम इंफॉर्मेशन पोस्ट करिए, अपने बच्चों के बारे में जाने की, आने की इंफॉर्मेशन। अपने घर के क्राइसिस आप सोशल मीडिया पे पोस्ट ना कीजिए, क्योंकि आप ये नहीं पता कि आपको कौन स्टॉक कर रहा है। साइबर स्टॉकिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है जो होता है, और वो साइबर वर्ल्ड के अंदर ही है।
तो आप कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को इनसे अवेयर कराइए। एक साइबर बुलिंग है, लड़कियों के लिए इतने सारे अपराध हैं जो होते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि माँ बाप को, क्योंकि अब ये जो मोड है ऑनलाइन का, ये रहेगा ही। और ये आपके हाथ में, अपने बच्चे के हाथ में अगर आपने मोबाइल दे दिया है तो आप उससे अब ले नहीं सकते वापस, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक बार आने के बाद रिवर्स नहीं होती। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप आपका बच्चा किस तरीके की चीजें कर रहा है। मैं कहती हूँ बच्चों पे विश्वास करिए, पर बच्चों पे ट्रैप भी रखिए कि वो कहाँ पे क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। हाँ, मतलब बच्चों पे विश्वास करिए लेकिन उन पे नजर भी रखिए, और साथ ही सर साथ हेल्दी इन्वायरमेंट घर में बहुत जरूरी है कि आप बच्चों से हर एक तरीके का कम्युनिकेशन करने के लिए ओपन रहिए। क्योंकि जहां तक हमारी जनरेशन की बात थी, हम ये सोचते थे कि बच्चे सीख जाएंगे, पर अब तो ये कहीं से भी सीखेंगे, और जो भी सीखेंगे ये गलत सीखेंगे। तो इसलिए माँ बाप का रोल यहाँ पे दो तरीके से आता है, वो मेंटोर भी है, वो माँ बाप भी है। तो इसीलिए वो अपने बच्चों को जरूर समझाए कि अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है। अब क्यों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वो देखेगा तो जरूर। तो इसलिए क्यों का जो है कि वो कहीं से भी सीख लेगा, क्योंकि आप कोरोना के टाइम पे वो पूरे टाइम आपके साथ है। तो आप, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे से बात करिए और उसके साथ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप घर में रखिए, और सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय बातें कम से कम शेयर हो। कम से कम। जी जी डॉक्टर साहब, एक और जो सिचुएशन है कि जैसे अभी तमाम जो एजुकेशन बोर्ड हैं वो फैसला ले रहे हैं कि बच्चों को प्रमोट कर देना है। तो ये जो प्रमोट करने की पॉलिसी होगी, ये मजबूरी भी है, क्योंकि कैसे जब क्लासेस खुल नहीं रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं पा रही, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे? क्या एक जो एवरेज बच्चा है और एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है, दोनों के बीच में कहाँ पे जाके फंसेगा कि वो भी एक समान फील्ड में आ जा रहे हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम आने ही वाली है, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन, अब एग्जामिनेशन सिस्टम तो जीरो हो चुका है, क्योंकि आपके एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि जहाँ पे हम एग्जाम कंडक्ट कराएं, वो भी इस पैंडेमिक के बीच में। तो असेसमेंट तो हमारी जीरो ही है, असेसमेंट तो हम कर ही नहीं पा रहे। पर आप ये सोचिए कि वो बच्चा अगर बाहर जाएगा, आउटसाइड वर्ल्ड में जाएगा, तो उसको किस तरीके की जॉब मिलेंगी, वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएगा। तो मेरा यही होगा कि इस पीरियड को आप एज अ जीरो पीरियड ही मान के चलिए। उनकी जिंदगी में ये कोशिश करिए कि वो कुछ अच्छे स्किल सीखें। जैसे गवर्नमेंट करा रही है कि आप उनको आईसीटी के कोर्स कराइए, साइबर सिक्योरिटी के कोर्स कराइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स कराइए, आप उनको स्किल प्रोवाइड कराइए। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही प्रमोट कर दिया तो आगे जाके भी वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेट हमारी एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ा जिसे कहते हैं ना कि वो प्रॉब्लम यही है कि हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले। जॉब तो अब है नहीं, तो अब कहाँ पे हम जा रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो फिर वो एजुकेशन सिस्टम, फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हम लोग आने वाले हैं। तो या तो अब बिजनेस करेंगे, तो बिजनेस के लिए हमने क्रिटिकल थिंकिंग तो बच्चों में करी ही नहीं। हमने हमेशा ये कहा कि आप पढ़ेंगे तो आपको जॉब मिलेगी, और जॉब भी कौन सी मिलेगी? सरकारी जॉब सबसे अच्छी होंगी। सरकारी जॉब भी क्यों अच्छी होंगी? क्योंकि उसके बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। ये हमारा माइंड सेट है। तो इसीलिए ये चीजें जो हमारी मानसिकता है उसको भी चेंज करने की, शायद कोविड इसीलिए आया है कि हमें बहुत सारी चीजों को चेंज करने की जरूरत है। हमें हाइजीन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, इम्यूनिटी जो हम अवॉइड करते जा रहे थे कि हम एक रेस में भागे जा रहे हैं जिसके अंदर हमें पता नहीं है, पर हमने अपने रिलेशनशिप को अवॉइड कर दिया, हमने अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दिया, हमने अपनी इम्यूनिटी को अवॉइड कर दिया, अपने इन्वायरमेंट के साथ हमने बहुत बड़ा खेल खेला है जो हमें शायद अब दिख रहा है, हमारे सामने आ रहा है। इतने सारे साइक्लोन्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि मुझे लगता है कि इसको जीरो पीरियड माने और बच्चों की स्किल्स पे काम करें। लेकिन इसी पीरियड में ये भी, जैसे आपने शुरू में कहा था कि बच्चों को कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी शिक्षा दी जाए, उन पे कुछ बारे में बताया जाए। तो ये किस तरीके से किया जाए और कैसे बच्चों को सामाजिक कार्यों से जोड़ा जाए? मुझे लगता है घर का इन्वायरमेंट ना बहुत सारा रोल प्ले करता है सर। कि मुझे लगता है कि जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं वहीं से ही एक जो से कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा वहीं से होती है। अगर मैं सुबह उठ के दाना डाल रही हूँ बाहर, तो मेरा बच्चा भी सीखेगा। अगर मैं अपने घर के बाहर पेट्स के लिए खाना रख रही हूँ, क्योंकि इस पैंडेमिक के अंदर कोई भी उनको खाना नहीं दे रहा है, तो इसके अंदर वो कहीं ना कहीं ये सीखेंगे। और अगर घर में कोई मेड आ रही है, उसके आप पैसे मत काटिए,
उसको अगर उसका बच्चा बीमार है तो उसके घर में उस चीजें प्रोवाइड करती है। तो सोशल वर्क शायद हमारे घर से ही शुरू होता है, वही हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम CSR अपने कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि बेसिक आप घर से ही सीखते हैं। अगर आपका घर में ही सिस्टम खराब है तो आप कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तो आपकी जो माँ है या जो भी आपके पेरेंट्स है, आपको जिस तरीके से आपको शिक्षा देंगे वही आप आगे जाके सीखोगे, वही नेक्स्ट जनरेशन लेगेसी हमेशा आगे बढ़ती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप अपने घर में, वही कहते हैं ना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखिए, सेंसिटिविटी रखिए। आपने जो घर में आपके बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ प्यार से बात करिए, क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट में फंस गए हैं जहाँ के अंदर हम बाहर नहीं निकल सकते। वो लर्निंग फेज बच्चे का यही है, इसी में वो सीखेगा कि उसके माँ बाप उसके एल्डर लोगों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके छोटों से किस तरीके से बात कर रहे हैं, आसपास इन्वायरमेंट के लिए कितने सेंसिटिव है। तो यहाँ पे बच्चों को जरूरी है कि उनको ये बताइए कि आपके लिए इन्वायरमेंट में क्या जरूरी है। पेड़ लगाने जरूरी है, जो हम अभी सीख चुके हैं। कुछ भी ऐसा डिस्ट्रक्टिव मत करिए जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए। आप ऐसे काम करिए जिसके साथ आपको पॉजिटिव फीलिंग है। तो आप पेड़ लगाइए, जो पेट्स हैं उनके साथ ढंग से रहिए, और साथ में कुछ भी ऐसा मत करिए जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए। तो ये बहुत जरूरी है। वही मैं कहती हूँ ना कि पेरेंट्स का आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स का पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों से। तो हम लोग खैर पढ़ेंगे लेकिन आपने जब दिव्य फाउंडेशन शुरू किया था, कितने साल पहले शुरू किया और क्या इसके पीछे उद्देश्य है? सर ये स्टार्ट हुआ था 2012 में। अच्छा। ये मैंने स्टार्ट किया था इसलिए मेरे फादर के बाद मुझे लगता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मतलब जैसे सोशल वर्क में थे। उनको हमेशा से लगता था कि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है जो हमें एक अपस्किल कर सकती है, हमें हमारे जीने के, कहते हैं ना, कि हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या जिनके घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उनके लिए वो हमेशा से स्कॉलरशिप करते थे। मेरी मदर भी अब यही करती थी कि जितनी भी उनकी जो उनकी पेंशन आती थी उन लोगों को देती थी। तो ये मैंने अपने घर में बचपन से एक इन्वायरमेंट देखा है। तो मैंने 2012 में औरतों के ऊपर जो एक स्लम में रहती हैं, जिनको एक बेसिक जैसे होता है ना आय की जरूरत है, 50 से 500 में आप किस तरीके से एक अपनी आय को पहुंचा सकते हैं। तो MSME से हमारे 2-3 प्रोजेक्ट थे जो हम लोगों ने करे। उसके अंदर वेस्टेज जो रिसाइकलिंग और वेस्ट मटेरियल था वो था, कैंडल मेकिंग और बहुत सारी चीजें थी, जिसके अंदर सोप मेकिंग, कि आप अपनी आय को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और आप किस तरीके से एक बेटर जिंदगी की कामना कर सकते हैं। साथ में ये था कि अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं। तो हमारा काम क्या होता था, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि गवर्नमेंट की ये स्कीम है और आपको मिल सकती है। क्योंकि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमेशा एक स्कीम बनाती है पर वो इन लोगों के लिए तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए भी एक अच्छा खासा आपका दिमाग चाहिए। क्योंकि आप एक अगर उसके लिए इलिटरेट के लिए बना रहे हैं तो आपको उस तरीके का एक मतलब मॉडरेटर रखना चाहिए, उस तरीके का कम्युनिकेशन रखना चाहिए। तो उस कम्युनिकेशन का काम मेरी संस्था करती है। तो ये हमारा काम। अच्छा, आगे कुछ और चीजें जो आप कोविड के बारे में बताना चाहती हो और हमसे छूट गई हो? तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अभी हमें बहुत जरूरत है कि अपने माइंड सेट को थोड़ा पॉजिटिव रखिए और नेगेटिविटी, क्योंकि हम रोज नेगेटिविटी देखते हैं और बहुत अंदर से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मानसिक संतुलन हमारा ठीक नहीं कर रही है। क्योंकि जितना जरूरी हो हम एक पॉजिटिव, क्योंकि ये समय भी बीत जाएगा, इस समय में हम कितना खो सकते हैं वो हमारे ऊपर है। तो इसीलिए ये समय भी बीत जाएगा और हम सब ने बहुत खोया है और हम सब मतलब रोज कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि जब हम लोग शॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि आप, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपके घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा। आपका बच्चा जो फुली आप पे डिपेंडेंट है इस पेंडेमिक के अंदर, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, क्योंकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन है। अगर वो नेगेटिव की सोच के साथ बड़ी होगी तो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट को हम जन्म दे रहे हैं, क्योंकि वो कल को जाके भी ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए आप कुछ अच्छा सोचिए और थोड़ा सेंसिटिव रखिए इन्वायरमेंट के लिए। जो लोग आप पे डिपेंडेंट है उनके लिए कोशिश करिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभार अच्छा बोलना भी इम्पोर्टेंट होता है। आप उनसे पूछिए कि आपके घर में अगर कोई जरूरत है तो आप थोड़ा बहुत कोशिश करिए कि आप उन पे कंट्रीब्यूट कर सकें। और पूछिए, मतलब बात करनी बहुत जरूरी है, हालचाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप ठीक हो। आई थिंक मुझे कभी कभी लगता है कि इस चीज से भी बहुत कुछ फर्क पड़ता है जब आप लोगों से प्यार से बात करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कितने ज्यादा इंसेंसिटिव हो चुके हैं। हमने कब अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम्हारे घर में ठीक है या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
और स्ट्रीट डॉग्स के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए। मुझे मेरी फाउंडेशन काम करती है, हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो मुझे लगता है कि यही चीज है जो हम इस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने समय दिया। और सभी जी साथियों आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय निकाल के देखा, हमारी बातें सुनी। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम डॉक्टर साहब के साथ जल्दी ही जुड़ेंगे और फिर हम साइबर क्राइम का जो मुद्दा है उस पर एक विस्तार से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक बार फिर से। थैंक यू सर।